हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर इलाइट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ओबीजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एंड एग्जाम फोकस्ड है। देर किसी बात का, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? ऑप्शन ए रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू, ऑप्शन बी जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, ऑप्शन सी यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन डी कोआगुलेशन डिसऑर्डर। यहाँ पे हम बस सही आंसर को नहीं, चारों ऑप्शन के बारे में भी इन डिटेल में जानेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी यूटेराइन एटोनी। ठीक है, पहले हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, क्यों होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पहले ये पता करना है कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या किसको बोलते हैं। तो पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है, पार्टम मतलब डिलीवरी, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी अगर हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो एक्सेसिव तो ब्लीडिंग होगा, लेकिन कितना होने से उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अगर आपका नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी हुआ है तो ग्रेटर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस होगा तो उसको पीपीएच कहलाएंगे। ठीक है, और अगर सी सेक्शन हुआ है और सिजेरियन सेक्शन हुआ है देन मोर देन इक्वल टू अगर 1000 ml हुआ तो उसको हम पीपीएच बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार चीज़, मतलब इसका जो कॉमन कॉज है ना उसमें चार चीज़ याद रखना है। ठीक है, 4T। 4T में पहले क्या आएगा? टोन। दूसरा में क्या आएगा? टिश्यू। थर्ड हो गया हमारा ट्रॉमा। फोर्थ हो गया हमारा थ्रोम्बिन और कोआगुलेशन डिसऑर्डर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन इससे रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो टोन में हम क्या देखेंगे कि आफ्टर डिलीवरी हमारा जो यूटेरस है वो हार्ड फॉर्म है कि सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, जब एटोनी होता है, एटोनी का मतलब एब्सेंस ऑफ टोन। ठीक है, तो नॉर्मल टोन यूटेरस का कैसे होता है? हार्ड और फार्म। तो एटोनी मतलब ये एब्सेंस हो गया, मतलब यूटेरस हमारा सॉफ्ट हो गया। एंड बॉगी, बॉगी का मतलब क्या है? स्पॉन्जी। ठीक है, स्पॉन्जी हो गया बिकॉज इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपरली, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपरली। तो वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूटेराइन एटोनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट कॉमन कॉज। ट्रॉमा, ट्रॉमा के लिए भी ब्लीडिंग होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। Next comes to question number 2. Which hormone is primarily responsible for milk production in the postpartum period? Option A oxytocin, option B prolactin, option C estrogen, option D progesterone. ये एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज प्रोलैक्टिन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा हार्मोन हमारा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, हमारा आफ्टर डिलीवरी मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हुआ है और ये स्टिमुलेट करेगा मिल्क सिंथेसिस को, स्टिमुलेट मिल्क सिंथेसिस इन मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो प्रो ये हो गया प्रोडक्शन,
या ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। प्रो से स्टार्ट होगा, प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो इसको और एक भी हम बोल सकते हैं, इसका अदर नेम क्या है, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। और एक क्वेश्चन ईच टाइम पड़ता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलेंगे, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। क्यों, गैलेक्टो मतलब मिल्क हो गया, काइनेटिक मतलब हमारा क्या हो गया, मूवमेंट, ठीक है। तो मिल्क का मूवमेंट मतलब इजेक्शन करता है, मिल्क इजेक्शन, और लेट डाउन रिफ्लेक्स हमारे किसके लिए होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। क्लियर। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ब्रेस्ट का साइज एनलार्जमेंट के लिए हेल्प करता है, प्रोडक्शन इजेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। Okay, next comes to question number 3. After a normal vaginal delivery, a woman is shifted to the postnatal or post-operative ward. What is the first priority of nursing assessment? Option A, encourage breastfeeding. Option B, assess uterine contraction and vaginal bleeding. Option C, check the newborn's weight. Option D, provide oral fluids. अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, एसेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वाजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक वोमेन का वेजिनल डिलीवरी हुआ, उसके बाद वो पोस्टनेटल और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में गया, तो आप एज ए नर्स पहले क्या करोगे, ठीक है। तो हमारा जो इमीडिएट पोस्टपार्टम होता है वो ही सबसे डेंजरस टाइम होता है फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। तो नर्स को क्या क्या देखना है, पहले फंडाल टोन देखना है, फंडाल टोन। तो उसमें हम यूटेराइन कंट्रैक्शन भी देखेंगे, यूटेराइन कंट्रैक्शन, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ वाजेनल ब्लीडिंग, कितना ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे मैं बोला कि मोर देन अगर 500 हो जाएगा तो वो पीपीएच कहलाएगा, इसलिए अमाउंट को भी देखना है एंड वाइटल साइन को देखना है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वाजेनल ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैटरनल स्टेबलाइजेशन को पहले करना है, मैटरनल स्टेबलाइजेशन को पहले करना है, ठीक है। इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी में नहीं आएगा। न्यूबॉर्न वेट तो ये बिल्कुल भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, और ओरल फ्लूइड हेल्पफुल हो सकता है लेकिन लाइफ सेविंग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि मदर्स सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4. ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर एट 42 week of gestation. When her cervix is 3 centimeter dilated, she is having contractions lasting 60 seconds and is receiving an IV oxytocin infusion. What should be the nurse's priority intervention? Option A, encourage the client to ambulate. Option B, increase the oxytocin infusion rate. Option C, monitor and assess the fetal heart rate and contraction pattern. Option D, administer analgesic immediately. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद समझना है, फिर चारों ऑप्शन देख के उसका सही आंसर बताना है। जल्दी जल्दी जिसको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप सब जितना कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही नया नया कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए कमेंट करो, फील फ्री टू आस्क व्हेन यू हैव एनी क्वेरी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर एंड असेस द फीटल हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो पहले क्वेश्चन समझ जाते हैं। एक क्लाइंट, ठीक है, एक मदर एडमिट हुआ है एट 42 week ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। उस टाइम उसका सर्विक्स कितना डायलेट है, 3 centimeter डायलेटेड, एंड सी इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग 60 सेकेंड, एंड ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन में है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन में है। तो एज ए नर्स तुम पहले क्या करोगे, ठीक है। तो
पहले हम ये समझ जाते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर है क्या। ठीक है, मतलब लेबर को आर्टिफिशियली मतलब करवाना है। ठीक है, स्टार्ट लेबर आर्टिफिशियली हम कब कैसे करेंगे? नेचुरल लेबर तो नॉर्मली आता है, तो आर्टिफिशियली हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एनी मेडिसिन और प्रोसीजर टू, क्यों किया जाता है? टू अचीव नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करवाने के लिए कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, और किसी प्रोसीजर में जो मतलब प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, तो जैसे कि इसका मतलब वेरियस मेथड है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन हो रहा है, ये हो गया हमारा मेडिकल मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो मेडिकल मेथड में हमारा आ जाता है ऑक्सीटोसिन एक आ जाएगा, एक प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर क्या आता है? PGE1, मतलब इसका अदर नेम है मिसोप्रोस्टोल, एंड PGE2 इसका अदर नेम क्या है? डिनोप्रोस्टोल। ये हो गया हमारा मिसोप्रोस्टोल। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों राइपेन करते हैं सर्विक्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन देके सर्विक्स को राइपेन किया जाता है एंड कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये तो हमने बता दिया आपको मेडिकल मेथड। और एक मेथड है दैट इज सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं? ARM। ARM का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब अम्नियोटोमी। ठीक है, ओटोमी मतलब होल कर दिए, अम्नियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए, मतलब इंडक्शन करने के लिए लेबर को। ठीक है, तो ये हो गया उसका मेथड। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आपको ये समझना है कि पेशेंट का हमारा इंडक्शन हो रहा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हमारा क्या कॉज करता है? ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या कॉज करेगा? पहले तो यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन होगा, यूटेराइन ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, जिसके कारण क्या होगा? फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है। उसके लिए हमको फिटल हार्ट रेट देखना है। ठीक है, और रिड्यूस हो सकता है प्लासेंटल ब्लड फ्लो। जितना ब्लड आना चाहिए प्लासेंटल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एसेंशियल है। यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन होगा, इसीलिए कंट्रैक्शन देखना है, और फिटल डिस्ट्रेस होगा, इसीलिए हार्ट रेट देखना है। ठीक है, वही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ए क्यों नहीं है? रिसीविंग ऑक्सीटोसिन के टाइम एम्बुलेट करना, क्या एम्बुलेट मतलब घूमना, क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन रेट विदाउट असेसमेंट, ये आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक इमीडिएटली। पेन रिलीफ यहाँ पे प्राइमरी नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी ये है कि हमको बच्चे को बाहर निकालना है, तो पेन रिलीफ इज सेकेंडरी इन दिस केस। यहाँ पे पूछा गया है प्रायोरिटी इंटरवेंशन, मतलब फास्ट आप क्या करोगे। ठीक है, ऐसा है, आपको सारा क्लैरिफिकेशन स्टाइल और सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। Which prenatal diagnostic test can be performed earlier than amniocentesis? Option A non-stress test, option B biophysical profile, option C chorionic villus sampling, option D contraction stress test। तो इसका सही आंसर क्या होगा? CVS, ऑप्शन नंबर सी, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा प्री नटल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट? प्री नटल मतलब प्री मतलब बिफोर, नटल मतलब रिलेटेड टू बर्थ। ठीक है, रिलेटेड टू बर्थ, ये हो गया हमारा नाटल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है अम्नियोसेंटेसिस से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो अम्नियोसेंटेसिस क्या है? ईच वर्ड को ब्रेक कर करके समझोगे तो कंसेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई
डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है, बस समझने का थोड़ा कमी है, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो। आम्नियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। सेंटेसिस का क्या मतलब है? पंक्चर। तो पंक्चर करके हम क्या करेंगे? विथड्रॉयल करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड को थ्रू ए नीडल, ठीक है, फॉर फीटल असेसमेंट, ठीक है। तो आम्नियोसेंटेसिस हमारा कब होता है? आम्नियोसेंटेसिस हमारा नॉर्मली 15 to 20 वीक में होता है। तो इसमें से कौन सा टेस्ट है जो 15 to 20 वीक से पहले होता है? तो इसका सही आंसर हो गया कोरियोनिक भिलस सैम्पलिंग, क्योंकि ये 10 to 13 वीक में किया जाता है, ठीक है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। Chorionic villus sampling is a diagnostic test primarily used for assessing fetal long maturity, detecting fetal genetic and chromosomal abnormalities, determining fetal position, measuring amniotic fluid volume। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, डिटेक्टिंग फीटल जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोरियोनिक भिलस सैम्पलिंग ये हम समझ गए, ये कब होता है? 10 to 13 वीक में हम ये टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं वो पहले समझ जाते हैं, ठीक है। तो कोरियोनिक भिल्ली, प्लासेंटा में हमारा एमनियन और कोरियन नाम के दो चीज़ होता है। तो प्लासेंटा के अंदर जो फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं भिल्ली, ठीक है। तो निडल टेस्ट करके वो भिल्ली से टिश्यू लेके उसको हम टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक भिलस सैम्पलिंग, ठीक है। क्योंकि फिटल जेनेटिक मटेरियल जो है वो ये भिल्ली के अंदर होता है। फिटल जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली प्रेजेंट इन द भिल्ली, ओके। तो ए स्मॉल सैंपल कैन बी टेकन एंड एनालाइज्ड, ठीक है, फॉर टू डिटेक्ट fetal genetic and chromosomal abnormality. Clear? Next comes to question number 7. Which of the following is called the galactokinetic hormone? Option A prolactin, option B oxytocin, option C estrogen, option D progesterone। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? गैलेक्टोकाइनेटिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, और प्रोलैक्टिन क्या होगा? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच मैन्यूवर एड्स इन द डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ए ब्रीच प्रेजेंटेशन? ए एमसी रॉबर्ट मैन्यूवर, बी लियोपोल्ड मैन्यूवर, सी मॉरिशियस माइलीवेट मैन्यूवर, डी रिजेन मैन्यूवर। ये सारा मैन्यूवर के बारे में एक डिटेल क्लास अगले सेशन में लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये मैन्यूवर को ही हम समझ जाते हैं, क्योंकि ये मैन्यूवर अपने आप ही एक क्लास है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लेंथी ना हो, इसीलिए हम जो राइट आंसर है उसको ही बस समझ जाएंगे। जिसको पता है इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज एमएसबी मैन्यूवर, मॉरिशियस माइलीवेट मैन्यूवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? Which maneuver aids in the delivery of the after coming head in a breech presentation? मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन का डिलीवरी हो रहा है। ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मली हमारा क्या होता है? हेड पहले आता है, देन हमारा बॉडी आता है, तो उसको हम कौन सा प्रेजेंटेशन बोलते हैं? नॉर्मल हो गया हमारा वॉर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सेफलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमारा बॉडी तो आउट हो गया, लेकिन हेड अभी अंदर में ट्रैप हो गया है, तो डिस्ट्रेस का चांसेस है। तो मॉरिशियस माइलीवेट मैन्यूवर में क्या किया जाता है? मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द फिटल हेड ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? जो बॉडी बाहर में है वो सपोर्ट में रहेगा, किसका? फिजिशियन का हाथ का सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। और में फिजिशियन का फिंगर्स प्लेस होगा फिटल मैक्जिला में, और अदर एक हाथ जो है वो शोल्डर में टच करेगा, ठीक है। जैसे कि बेबी का हेड फ्लेक्स होके रहे, मतलब चीन उसका चेस्ट में लगे रहे एंड स्मूथ डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो इसको एग्जाम तो हम
तो हम इमेज ओरिएंटेड क्वेश्चन भी लाएंगे, उसमें और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9. Forceps commonly used for delivery of the after coming head in breech presentation are option A Simpson forceps, option B Killand forceps, option C Piper forceps, option D Wrigley forceps. तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी पाइपर फोर्सेप, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो पूछा गया है आफ्टर कमिंग हेड हो गया मतलब ब्रिज डिलीवरी में, तो कौन सा फोर्सेप यूज होता है? दैट इज पाइपर फोर्सेप। क्यों? पाइपर फोर्सेप डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रिज प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो जो पाइपर फोर्सेप होता है उसका डाउनवर्ड कर्व होता है, ऐसे ऐसे टाइप का होता है वो फोर्सेप, ठीक है, जो कि बेबी को निकालने के लिए मतलब इजी होता है बेबी के हेड को, ठीक है। तो ये किलांड फोर्सेप क्यों यूज़ होता है हमारा रोटेशनल डिलीवरी में, इसके बारे में भी हम अगले क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे ये क्या है, ठीक है। और सिम्पसन फोर्सेप मोल्डेड फिटल हेड में, मोल्डेड फिटल हेड डिलीवरी में ये हेल्प करता है। और रिगली फोर्सेप आउटलेट डिलीवरी, ये शॉर्ट फोर्सेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच मूवमेंट एड्स इन द बर्थ ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ए ब्रिज प्रेजेंटेशन? ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी डिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे हम देर पहले डिस्कस किया, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि हम इसको थोड़ा समझ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा मूवमेंट वो बोला है, मैं जैसे बोला ब्रिज प्रेजेंटेशन में बॉडी बाहर आ गया, हेड अंदर में अभी भी है बच्चे का, ठीक है। तो हेड हो गया हमारा लार्जेस्ट पार्ट, तो इजी पैसेज के लिए हेड को फ्लेक्स्ड होना चाहिए टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है। तो जब वो फ्लेक्स होगा प्रेजेंटिंग डायमीटर हमारा क्या होगा? सब ऑसिपिटो ब्रेगमाटिक, सब ऑसिपिटो ब्रेगमाटिक। नाम से जैसे पता चल रहा है, सब ऑसिपिटो मतलब क्या है? सब ऑसिपिटो मतलब बिलो ऑसिपिटल बोन, एंड ब्रेगमाटिक का क्या मतलब है? एंटेरियर फंटानेल। तो ये बिलो ऑसिपिटल बोन टू एंटेरियर फंटानेल तक जो डायमीटर है वो कितना है हमारा? 9.5 सेंटीमीटर, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट डायमीटर सबसे, जो कि हमारा इजी डिलीवरी के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा होलोवर में समझ जाते हैं कि ब्रीच आफ्टर कमिंग हेड, ब्रीच आफ्टर कमिंग हेड में तीनों क्वेश्चन को मिला देते हैं, ठीक है। कौन सा मैन्यूवर यूज़ होता है? मैन्यूवर हमारा हो गया MCV मॉरिशियस माइलीवेट मैन्यूवर। फोर्सेप कौन सा यूज हुआ? पाइपर फोर्सेप। और मूवमेंट हमारा क्या हुआ? दैट इज फ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11. द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन इज ऑप्शन ए फेस प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ब्रो प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी ब्रिज प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया नॉर्मल प्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है? वॉर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब हेड फास्ट बाहर निकलेगा, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। माल प्रेजेंटेशन मतलब ये नॉर्मल नहीं है। एनी प्रेजेंटेशन अदर देन वॉर्टेक्स और सेफेलिक इज कॉल्ड माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा है? दैट इज ब्रिज प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि ब्रिज प्रेजेंटेशन हमारा 3 to 4% ऑफ टर्म प्रेगनेंसी में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे अगर पूछेगा द मोस्ट कॉमन ब्रिज टाइप प्रेजेंटेशन इज, ठीक है, तो ब्रिज का भी टाइप से, तो मोस्ट कॉमन ब्रिज प्रेजेंटेशन इज कौन सा है? फ्रैंक ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन, ये सारा प्रेजेंटेशन के बारे में हम जब ओजी का एक एक क्लास लाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्लैरिफिकेशन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें।
The two most important diagnostic criteria of preeclampsia are option A hypertension and edema, option B hypertension and proteinuria, option C proteinuria and headache, option D edema and visual disturbance. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ध्यान रख के इसको समझना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। तो प्री एक्लैम्सिया क्या है, प्री एक्लैम्सिया एक प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कंडीशन है। कब होता है, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, मतलब आपका बीपी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 140/90 mm of Hg। एंड प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया कैसे, 300 mg मोर देन इक्वल टू 300 mg पर 24 आवर यूरिन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। तो ये दोनों हो गया हमारा क्लासिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ प्री एक्लैम्सिया। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला ऑप्शन में क्या है, हाइपरटेंशन एंड इडीमा। इडीमा पहले इंक्लूडेड था, अभी इडीमा को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन्यूरिया एंड हेडेक, हेडेक एक सिम्टम है, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। इडीमा एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, दिस आर एसोसिएटेड फाइंडिंग, दिस इज नॉट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो प्री एक्लैम्सिया बोलने से हमको क्या याद रखना चाहिए, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनोरिया आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड प्री एक्लैम्सिया, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। फॉर ए वुमेन presenting with occipito-posterior position, vaginal examination is performed on rupture of the membrane with an unengaged fetal head to rule out option A placenta previa, option B cord prolapse, option C cervical effacement, option D adequacy of pelvis for childbirth। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। इसका सही आंसर है कॉर्ड प्रोलैप्स। तो पहले हम समझ जाते हैं वुमेन प्रेजेंटिंग विद ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन क्या है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर मतलब बेबीज ऑसिपुट, मतलब बैक साइड ऑफ द हेड, फेस, मदर्स सैक्रम, ठीक है। इजीली और भी बोलूँगी तो बेबी मम्मी के पेट को देख रहा है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर मतलब पेट को देख रहा है, कौन, बेबी का फेस मम्मी के पेट के साइड है। और ऑसिपिटो एंटेरियर का क्या मतलब है, बेबी मम्मी के पीठ के साइड में देख रहा है, ठीक है, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में हमारा क्या होता है, डिलेड एंगेजमेंट होता है, यहाँ पे लिख दिया ऑन एंगेज्ड फिटल हेड है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, मेम्ब्रेन रप्चर होता है। जब हमारा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और फिटल हेड ऑन एंगेज हो गया, उस टाइम एक स्पेस रह जाएगा बिटवीन फिटल हेड एंड सॉर्विक्स, फिटल हेड एंड सॉर्विक्स के बीच में एक स्पेस रह जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्लिप डाउन हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। इट इज ए डेंजरस इमरजेंसी, क्यों, इट कैन कॉज फिटल हाइपोक्सिया। आ गया समझ में, ऐसा है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ये हम ओबीजी के और कई सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपने को सच बदलने की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।